दोस्तों आपने अक्सर ये लाइन सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि उपचार से अच्छा है कि आप पहले बचाव कर लो, बीमारी होने से पहले ही उसको रोक लो ताकि आपको उपचार की जरूरत ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। और ये आज जो मैं आपको कह रहा हूँ ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में बता रखा है कि जब आप नौकरी छोड़ देते हो तो आपको नौकरी छोड़ने के बाद आपके जीरो जीरो नहीं आनी चाहिए। ये मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है ताकि आप ऐसी मिस्टेक ना करें। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिस भाई की ऐसी मिस्टेक हो गई है तो फिर बीमारी तो हो गई, अब इसका उपचार कैसे होगा ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको। तो मैं जो आपको कह रहा हूं भाई, ये ना तो पूरे गूगल पे मिलेगा ना आपको पूरे यूट्यूब पे मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या हो रहा है, यहाँ मई तक के पैसे आ रहे हैं, मई तक के पैसे आने के बाद जीरो जीरो आ रही है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि इसकी एग्जिट क्या है। इसकी एग्जिट है 30 अप्रैल। जब हमारी एग्जिट डल जाती है उसके नेक्स्ट मंथ तक हमारे पैसे आते हैं। तो अगर यहाँ 30 अप्रैल आई है तो हमारे पैसे कब तक आएंगे? मई 2020 तक आएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए। अब मई 2020 के बाद उसमें कोई एंट्री नहीं आनी चाहिए पासबुक में। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे जो हुआ है मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। हुआ ये है कि कंपनी वालों ने इनके पैसे उसके बाद भी जमा किए हैं। अगर हम इसे प्ले करते हैं तो आपको यहाँ नजर आएगा कि कंपनी वालों ने उसके बाद भी पैसे जमा किए हैं, जिसकी वजह से पीएफ वालों ने साफ साफ यहाँ लिख के दिया है कि देखो, आपने नौकरी छोड़ दी है 30 अप्रैल, आपने एग्जिट डाली है 30 अप्रैल की, लेकिन आपका जो पैसा है, मतलब आपके नाम पे जो चालान जमा किया जा रहा है, कंपनी जो जमा करी है वो अप टू डेट है। अप टू डेट है मतलब क्या हुआ कि हम सितंबर 2021 में फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ पे कंपनी ने हाल फिलहाल तक भी आपके नाम का चालान जमा किया है कि मान लो रामलाल है तो रामलाल हमारे यहाँ नौकरी पे आ रहा है। ऐसा एग्जाम्पल कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप जो देख रहे हैं साफ साफ नज़र आ रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपके रिज़ाइन के बाद आपको देखना चाहिए कि आपकी कहीं जीरो जीरो जमा नहीं हो रही है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे चल के मैं आपको यहाँ पे पासबुक पे ले चलूँगा। देखिए, यहाँ हम जैसे आपको दिखा रहे हैं कि अप्रैल 2020 में नौकरी छोड़ दी गई, तो यहाँ मई में पैसा ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लगातार एंट्रियाँ जमा हो रही हैं। एंट्रियाँ जमा होने की वजह से यही ऑब्जेक्शन लगाया गया है कि अगर आप नौकरी छोड़ चुके हो तो आपके नाम के ये चालान क्यों जमा हो रहे हैं। तो अब मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया है। अब अगर बीमारी हो चुकी है तो इसका समाधान भी मैं बता देता हूँ। पहले कारण समझ लेते हैं। कारण ये है कि मान लो कि कर्मचारी कंपनी है, मान लो मैं कंपनी हूँ। ठीक है, मैंने ये रामलाल को नौकरी से निकाल दिया, इस तारीख में रामलाल की नौकरी खत्म हो गई। फिर मैंने क्या किया, जो मैंने एक्सेल शीट बना रखी है जहाँ मैं कर्मचारियों की डिटेल लिखता हूँ, वहाँ से मैंने रामलाल का नाम नहीं हटाया। और जब मैंने अगले महीने चालान जमा किया तो ये एक्सेल शीट मैंने अपने जो है मान लो एचआर कंसल्टेंट हो उनको दे दी, या फिर मैंने खुद से ही जमा किया तो खुद से ही मैंने ये एक्सेल शीट में रामलाल का नाम नहीं हटाया। ना नाम हटाने की वजह से वहाँ पे अगर कोई अटेंडेंस नहीं लगाई तो 30 दिन की अब्सेंट लग गई। और ये अब्सेंट लगते लगते इन्हें लगातार इनका यहाँ पे अब्सेंट लगाते गए, चालान जमा करते गए। और यहाँ पे जाके आप देख रहे हैं ये दूसरा नंबर पेज है, मतलब पहले पेज पे भी इनका ऐसे ही जीरो जीरो जमा हुआ है। तो इतनी बड़ी मिस्टेक होने की वजह से इनका हमें पीएफ नहीं मिल रहा है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप प्रॉब्लम समझ चुके हैं। सॉल्यूशन में ये लिखना पड़ेगा कि भाई ये आदमी अप्रैल 2020 तक नौकरी पे था, उसके बाद ये नौकरी छोड़ चुका है, कंपनी ने गलती से ईसीआर में इसकी डिटेल नहीं डाली है, जिसकी वजह ईसीआर में इसका नाम हटाया नहीं, जिसकी वजह से इसके नाम पे एब्सेंट लग गए हैं। ये एक्चुअल में यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड को ठीक कर दिया जाए। ऐसा रिकॉर्ड जो है कंपनी अपने तरफ से ठीक नहीं कर सकती है, तो ये पीएफ ऑफिस वाले ही ठीक करेंगे। हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं और वो रिक्वेस्ट करने के बाद जब ये रिकॉर्ड पीएफ ऑफिस वाले अपने यहाँ अपडेट कर लेंगे, उसके बाद जब फॉर्म 1910C भरा जाएगा तब जाके इनका फॉर्म पास होगा। तो बताओ भाई, इतने अच्छे तरीके से कोई दिखा सकता है? किसी के पास ये डाटा है? किसी के पास ये वीडियो है? नहीं होगी वीडियो। इसलिए आपसे वापस से रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते कि आप जो यहाँ पे इतनी यूज़फुल वीडियो, इतनी काम की वीडियो, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि पीएफ वाले भी आपको इतनी डिटेल में नहीं बताएंगे, उनको इतना एफर्ट लगाना नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में। तो उनके पास लाखों करोड़ है, लाखों करोड़ बोल रहा हूँ, 1-2 करोड़ नहीं कह रहा,
1 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड है, उसके बाद भी वो आपको इतनी डिटेल में बता नहीं सकते हैं। और मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं आपको यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसको बड़ा करना है, बड़ा करने से आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पे मैं भी अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का फ़ायदा होगा। मान लो कि एक ट्रस्ट वाला हॉस्पिटल बनता है, निश्चित तौर पे जो है ट्रस्ट के हॉस्पिटल में चंदे से ही वो चलता है, लेकिन ज़्यादा भला जो है वो पेशेंट्स का होता है। तो मेरा चैनल ग्रो होगा तो निश्चित तौर पे मेरा भी रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन इससे फ़ायदा जो है वो आम लोगों का, आम नागरिकों का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो जानकारी है ये बहुत मूल्यवान जानकारी है जो आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब पे दे रहा हूँ। कैसी लगी ये जानकारी? आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, ये भी ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपसे अगली किसी जानकारी वाली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।